क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, मिस अंजना इज प्लानिंग फॉर अ ग्रामर क्लास बट शी इज कंफ्यूज्ड हाउ टू टेक इट इन द क्लास, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे दैट यू मे सजेस्ट हर टू टीच ग्रामर। ग्रामर पढ़ाने का बेस्ट तरीका, अभी शुरुआत ही इस क्वेश्चन से हुई थी, आई थिंक थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत की थी इसी तरह के क्वेश्चन से की थी। लाइक शेयर करना आप लोग भूल जाते हैं। यहाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि कम सेशंस में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए, और कुछ लोगों को लग रहा है अभी भी कि हम एक्सप्लेन इतना क्यों कर रहे हैं। भाई साहब, इंग्लिश के क्वेश्चंस कम हुए हैं तो कृपा करके पढ़ लो ध्यान से। जब कम क्वेश्चंस में ज्यादा बात समझनी होती है तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा ही करना पड़ेगा, है ना। चलें आगे बढ़े, समझे कहानी क्या है। देखिएगा बी ऑप्शन 57% लोग दे रहे हैं जवाब। एक्सप्लेन हाउ द ग्रामर रूल्स आर फॉर्म्ड, कैसे बने हैं रूल्स, बच्चों को क्या पढ़ी है, कैसे बने हैं भाई। प्रेजेंट द ग्रामर फॉर्म इन नेचुरल डिस्कोर्स, ये बात एकदम सही है। कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर को सिखाओ, नेचुरल सराउंडिंग में या नेचुरल वार्तालाप में, डिस्कशन में ग्रामर को सिखाओ, या नेचुरल चैप्टर के जब पढ़ाई लिखाई जो नेचुरली चल रही है क्लासरूम में, जो नेचुरल ऑर्डर चल रहा है उसके दौरान कॉन्टेक्स्ट में ग्रामर सिखाना बेस्ट होता है, बजाय कि सिर्फ आपको किसी भी रूप में एक्सेप्शन ही बता दोगे सिर्फ ग्रामर के, या सिर्फ रोल एंड इंपॉर्टेंस बता दोगे, नहीं। तो बच्चा एक्टिव है, बच्चा कहाँ एक्टिव है, बी ऑप्शन में। सिंपल फंडा हर जगह लागू होता है, हर सब्जेक्ट में। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, वन ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मटेरियल प्रिपरेशन फॉर लैंग्वेज लर्निंग इज दैट, यानी लैंग्वेज सिखाने के लिए मटेरियल को प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक, तो कौन सा जो स्ट्रेटजी है कौन सी वो बेटर होगी, या कौन सा सिद्धांत सही होगा। कॉम्प्लेक्स मटेरियल शुड बी चोजन फॉर ईच एज ग्रुप, भाई सिंपल टू कॉम्प्लेक्स जाते हैं, पहले जटिल दे देंगे तो बच्चा तो घबरा जाएगा। मटेरियल्स नीड टू बी ग्रेडेड एप्रोप्रिएटली, यानी जो क्रमिकीकरण है, जो श्रृंखला में लगाना है, या जो सीक्वेंस है मटेरियल का, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होना चाहिए एप्रोप्रिएट वे में। बिल्कुल सही बात है। फिर भी बाकी के ऑप्शंस चेक करेंगे। टेक्स्ट बुक मटेरियल से सेल्फ सफिशिएंट सो लर्नर शुड नॉट बी बर्डन, यानी एक्स्ट्रा मटेरियल दो ही मत, जो किताब में लिखा है बस वही है, जबकि टेक्स्ट बुक इज वन ऑफ द रिसोर्सेज नॉट द ओनली रिसोर्स इन द क्लासरूम अवेलेबल। मतलब जो अवेलेबल क्लासरूम है वहां पे टेक्स्ट बुक वन ऑफ द रिसोर्सेज है, नॉट द ओनली रिसोर्स अवेलेबल। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक एकमात्र सर्वोसर्वा नहीं है, सब कुछ नहीं है, ऑलमाइटी नहीं है टेक्स्ट बुक जो है आपकी। मटेरियल्स शुड बी हाईली इंफॉर्मेटिव, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स में हम उस मटेरियल को लेकर के जाएं, प्रॉपर्ली ग्रेडेड हो, कॉम्प्लेक्सिटी या जो उसकी जटिलता है उस आधार पे हो जिस आधार पे बच्चों को समझ में आ सके, उस हिसाब से वो प्लान्ड होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है टीचर्स डू द एरर एनालिसिस एंड फाइंड पैटर्न्स एंड देन रीटीच एंड क्लैरिफाई द एरियाज टू द लर्नर्स इन माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग तो भाई साहब टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान होती है, जिसको हम टीटीसी कहते हैं, टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में होती है। जब आप रियल क्लासरूम में जाने से पहले क्या कर रहे हैं, एक डेमो टाइप की टीचिंग हो रही है, जिसमें पहले ही बहुत सारी स्किल्स आपकी प्रैक्टिस हो जाएं जो टीचिंग की स्किल्स है। तो यहाँ तो बनता नहीं है कुछ। टीचर्स डू द एरर एनालिसिस, यानी गलतियां कहाँ हो रही हैं वो टीचर एनालाइज कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं उसका पैटर्न्स का, और फिर रीटीच कर रहे हैं और क्लैरिफाई कर रहे हैं बच्चों को जहां जहां गलतियां हो रही हैं एनालाइज करके। ये डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। डायग्नोज होने के बाद ये रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है कि अब आप रीटीच कर रहे हैं। जो रीटीच करना है, रीप्लान करना है, ये रेमेडियल टीचिंग में आता है कि आपने डायग्नोज कर लिया, गैप को पता लगा लिया, रीजन अब निदान कर लिया, अब आप उपचार कर रहे हैं। रेमेडियल टीचिंग में आप रीटीच करते हैं, फिर से टीच करेंगे, नए तरीके से टीच करेंगे, जहां दिक्कत है वहां स्पेशल ध्यान देंगे, स्पेशल क्लासेस लेंगे, है ना। जो बच्चे फेल हो जाते हैं उनकी स्पेशल क्लासेस हो रही हैं, और भी 70 तरीके की चीजें ये रेमेडियल टीचिंग में आती हैं। रेगुलर टीचिंग या क्रिटिकल पेडागोजी में नहीं आ रही है। क्रिटिकल पेडागोजी फोकस करती है बेसिकली कि आप बच्चे की एक्टिविटी पे फोकस करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, ये क्या है, अ की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग इज दैट लर्नर्स। फ्री राइटिंग का, मुक्त लेखन का बेनिफिट क्या है, या सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है। फोकस टोटली ऑन, देखो फ्री राइटिंग क्या होती है, आपको किसी भी टॉपिक पे आपके मन में जो भी विचार है वो लिखने को कह दिया गया, इसमें कोई रूल नहीं है, रेगुलेशन नहीं है, आपको बांधा नहीं गया, आपके मन में जो सहज रूप से आ रहा है नेचुरली वो लिखने को कहा गया है। तो अ की बेनिफिट ऑफ फ्री राइटिंग दैट लर्नर्स फोकस टोटली ऑन एक्यूरेसी एंड फ्री फ्रॉम फ्लुएंसी, यानी फ्री राइटिंग में सिर्फ एक्यूरेसी पे फोकस है, ग्रामेटिकली एकदम सेट होनी चाहिए चीज, गलती नहीं होनी चाहिए, है ना, और फ्लुएंसी चाहे हो ना हो लेकिन आप एक्यूरेट हो। जबकि फ्री राइटिंग में फ्लुएंसी होनी चाहिए, आपके विचारों में जो धारा प्रवाहिता है वो होनी चाहिए, एक्यूरेट होना हो, थोड़ी बहुत गलती चल जाएगी ग्रामेटिकल। तो ये तो उल्टा कह दिया उन्होंने। आर फ्री टू मिक्स द लैंग्वेज फ्रॉम देयर फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकंड लैंग्वेज, बच्चे फ्री होते हैं फर्स्ट लैंग्वेज से और सेकंड लैंग्वेज से मिक्स कर सकते हैं वो लैंग्वेज को। हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, देखिए यहाँ पे फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी लैंग्वेज मिक्स कर दो, 4 लैंग्वेज मिक्स कर दो तभी फ्री राइटिंग कहलाएगी। अगर आप एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत गलती करके भी लिख सकते हो तो लिख दो, ठीक है ना। हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव या हैव द फ्रीडम टू राइट और नॉट, ये नहीं है। फ्री राइटिंग का मतलब ये नहीं मन करे तो लिखो, नहीं तो मत लिखो। फ्री राइटिंग का मतलब आपके मन में जो नेचुरली, अगर दोस्त पे कुछ लिखने को कह दिया गया है तो आप अपनी मर्जी से लिखना है अपने विचार। तो हैव द फ्रीडम टू बी क्रिएटिव, आप कुछ नया लिख सकते हैं, वहां आपको बांधा नहीं गया कि इन्हीं 4 पॉइंट्स पे लिखना है।
ठीक है ना। सीडीपी के लिए मैराथन देखो ना फिर नाज, और अभी कल भी हम मैराथन करने वाले हैं 9 बजे, ईश्वर ने चाहा तो बिल्कुल होगी टाइम पे ही। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, द ग्रामर टास्क आर, यानी जो ग्रामर के टास्क हैं, यानी जो व्याकरण में टास्क होते हैं वो कैसे होते हैं, टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज, संदर्भ में होने चाहिए, लाइफ ओरिएंटेड होने चाहिए, फॉर्म फोकस्ड होने चाहिए, बस फॉर्म्स बता दो भाई, ये जो है आपकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, मेमोरी फोकस्ड होने चाहिए, तो ये तो वैसे ही हटा दोगे, और लाइफ ओरिएंटेड नहीं, ग्रामर आपकी हमेशा कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाइए, कॉन्टेक्स्ट जो होगा वो ऑलरेडी ही लाइफ को ओरिएंट कर लेगा, क्योंकि वो किसी ना किसी संदर्भ में बात हो रही होगी, ठीक है ना। तो टू बी कॉन्टेक्चुअलाइज, संदर्भ में पढ़ाना ग्रामर बेस्ट होता है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। अब थोड़े से कंपैरेटिवली इजी लग रहे होंगे क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन से देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, भाषा सीखने के बारे में कौन सी एक बात सही है। ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हैं वो भाषा ही है, भाई कुछ भी कंटेंट पढ़ रहे हैं भाषा ही तो सीख रहे हैं, बात तो सही है। कंटेंट लर्निंग डज नॉट सपोर्ट लैंग्वेज लर्निंग, यानी जो भी कंटेंट, कोई साइंस पढ़ रहा है मान लो, तो वो लैंग्वेज नहीं सीख रहा होगा, फिर साइंस पढ़ेगा किससे, इशारों से, वो भी एक लैंग्वेज है, तो बिना लैंग्वेज के तो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते आप, ये बात तो गड़बड़ हो गई। लैंग्वेज इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, अभी साइंस की बात कर रहे थे वही आ गया, ऐसा नहीं है, बिना लैंग्वेज के आप साइंस और मैथ्स को भी नहीं समझ सकते। लैंग्वेज लर्निंग हैपेंस थ्रू टेक्स्ट एंड नैरेटिव ओनली, यानी सिर्फ टेक्स्ट से होती है, या नैरेटिव जो किससे कहानियां होती है सिर्फ उन्हीं से होती है, भाई 70 तरीके हैं लैंग्वेज को सिखाने के, ठीक। तो ऑल कंटेंट लर्निंग इज लैंग्वेज लर्निंग, ये हमें मानना पड़ेगा कि जब हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कुछ भी कंटेंट सीख रहे हैं, पबजी भी खेल रहे हैं, चाहे सब्जी भी बना रहे हैं, लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है। और कोई भी, मतलब इसका मतलब ये था कि क्लासरूम में कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं या कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो लैंग्वेज तो उसमें पार्ट ही है, तो कोई भी कंटेंट लैंग्वेज लर्निंग का ही कंटेंट है, अगर देखा जाए तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 पे 22वां सवाल क्या कहता है भाई, द लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ऑफ अ चाइल्ड कैन बी डेवलप्ड वेल बाय, यानी बच्चा भाषा में प्रोफिशिएंट हो जाए, पारंगत हो जाए, अच्छे से लैंग्वेज को सीख जाए, उसको हम कैसे प्रॉपर्ली डेवलप करा सकते हैं ये चीज बच्चे के अंदर। ड्रिल एंड प्रैक्टिस ऑफ ग्रामर रूल्स, यानी बार बार देखो, ड्रिल और प्रैक्टिस कोई बहुत अच्छी चीज है नहीं, इससे आप रोट मेमोराइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, रटने को बढ़ावा दे रहे हैं, और रटंत विद्या चलंत नहीं। बी ऑप्शन है रेगुलरली प्रैक्टिसिंग डिक्टेशन, वो जो इमला बोलते थे ना हम जिसको, या फिर हम श्रुत लेख बोलते हैं जिसको, कि टीचर बोल रहा है या मम्मी पापा बोल रहे होते थे कई बार और हम लिख रहे होते थे, फिर बाद में जो स्पेलिंग मिस्टेक्स के लिए अच्छा होता है डिक्टेशन, है ना, इससे वर्तनी की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज, देखिए ओवरऑल अगर आपको लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट बनना है तो बेटर है कि आपको टास्क बेस्ड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कराया जाए एज अ लर्नर, सिर्फ वोकैबुलरी एनहेंसिंग एक्टिविटीज नहीं। प्रोफिशिएंसी का मतलब है भाषा को समझने में भी अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं, सुनने में भी अच्छे हैं, सुन के सही भी मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, प्रोफिशिएंट किससे बनेंगे, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज में जब हम इन्वॉल्व होंगे, डिबेट में, डिस्कशन में, और भी अगर कोई एक्टिविटी हो रही है जिसमें अंताक्षरी हो सकती है, वो कुछ भी चीजें जो भी लैंग्वेज के अराउंड जितनी भी टास्क बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनमें इन्वॉल्व होना। स्कूल में अगर कोई फंक्शन हो रहा है तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कोई पोएम सुनाएंगे, कुछ और करेंगे, तो पार्टिसिपेटिंग इन टास्क बेस्ड एक्टिविटीज, टास्क बेस्ड एक्टिविटीज रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती है, इसलिए सिर्फ इमले से काम नहीं चलेगा, सिर्फ श्रुत लेख या डिक्टेशन से काम नहीं चलेगा, वो तो सिर्फ आपका स्पेलिंग को सुधरवा देगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो टास्क बेस्ड एक्टिविटीज में किसी को कहा बच्चे को तुम एक स्टोरी लिख के आओ, दूसरे बच्चे को कहा रोल प्ले करेंगे, सारी एक्टिविटीज इसमें आ जाती हैं। तो टास्क बेस्ड लर्निंग TBL बोलते हैं इसको, ये अच्छा होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई, अ टीचर ऑफ क्लास 6 इज सेलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास, एज अ टीचर व्हाट शुड नॉट बी द क्राइटेरिया टू सेलेक्ट द स्टोरी, यानी कि एक कक्षा 6 का टीचर है जो सेलेक्ट कर रहे हैं कुछ स्टोरीज को क्लास के लिए, क्या कक्षा 6 में ये स्टोरीज डिस्कस होंगी, पढ़ाई जाएंगी, पढ़ी जाएंगी, रोल प्ले किया जाएगा, व्हाटएवर। क्या क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कक्षा 6 के लिए कोई स्टोरी को सिलेक्ट करते समय? पहला ऑप्शन है इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, यानी बच्चों की रुचियों के आधार पर हो, ये तो पॉजिटिव बात है। हमको क्या चाहिए, कतई नॉट वाला जवाब चाहिए जो गलत हो, है ना, हमें नेगेटिव आंसर चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, चलो आगे बढ़ो। अगर हम बात कर रहे हैं अ टीचर ऑफ क्लास 6 इज सेलेक्टिंग सम स्टोरीज फॉर द क्लास, क्लास 6 के लिए स्टोरीज सेलेक्ट हो रही हैं, बताइएगा एक बार, फटाफट से बताइएगा। डर लग रहा है, डर तो स्वाभाविक है ना, थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, पेपर है जब 10 दिन बाद। देखिएगा
डी ऑप्शन की अगर हम बात करें 49% लोग कह रहे हैं, देखिए इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट, भाई रुचियों पे तो आधारित होना चाहिए, हमको नॉट चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेवल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी ये बच्चे के लैंग्वेज लेवल पे और उसके लैंग्वेज डेवलपमेंट पे बेस्ड होना चाहिए कि स्टोरी कौन सी लेकर के आएंगे। यार स्टोरी तो सुनाई जा सकती है, और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, क्रिएटिव है, सोचने पे मजबूर करे, ये जरूरी थोड़ी है कि लैंग्वेज लेवल पे ही डिपेंड करेगा। ठीक, चलिए हो सकता है फिर भी। द स्टूडेंट्स बैकग्राउंड शुड बी केप्ट इन माइंड, ये भी बात ठीक है। द बुक्स सेलेक्टेड शुड स्ट्रिक्टली बी फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड, ये गड़बड़ है कि सिर्फ जो भी बुक्स सेलेक्ट की जा रही हैं स्टोरी बुक्स, वो सिर्फ इंडियन बैकग्राउंड की ही स्टोरी हम सुनाएं। हम अगर वेस्टर्न वर्ल्ड में कोई अच्छे राइटर हैं तो हम उनको ना पढ़ाएं, या फिर ऐसा कुछ करें कि अगर कोई अमेरिका में है तो वो इंडियन बैकग्राउंड की स्टोरीज ना ले। स्टोरीज हैं तो वो अलग अलग फॉर्मेट की होंगी, अलग अलग देश की, अलग अलग संदर्भ की होंगी, तो वो अच्छा है, ठीक है ना। इट शुड बी बेस्ड ऑन द स्टूडेंट्स लैंग्वेज लेवल एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये बात सही थी, हम इसको नेगेटिवली लेकर के जा रहे थे कि स्टूडेंट्स के लैंग्वेज लेवल के आधार पे, यानी 6th क्लास का बच्चा है तो उसको एक तरह की स्टोरी सुनाई जाती है, जब बच्चा 2nd क्लास में होगा तो अलग तरह की स्टोरीज होती है। मछली जल की रानी है, वो मछली जल की रानी है, 10वीं क्लास में नहीं रहती ना। तो ये एक बात हो गई, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो कि गलत है, और जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है, नॉट लिखा हुआ था ऊपर, ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। सेलेक्टेड शुड बी स्ट्रिक्टली फ्रॉम द इंडियन बैकग्राउंड, वो गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा एक बार, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा और समझिएगा, फटाफट से जवाब देंगे। अभी हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस और हैं, मतलब हम करेंगे कितने, इंग्लिश पेडागोजी, इसके बाद इंग्लिश पेडागोजी का मैराथन ही होगा। ज़्यादा लोग इंग्लिश पेडागोजी भरते नहीं हैं पेपर में, क्योंकि हिंदी मीडियम का जो है बोलबाला है, जो कि होना भी चाहिए भारत में। देखिएगा एक बार, फटाफट से जवाब दीजिएगा। अगर हम बात करें किस चीज की, ए ऑप्शन 36% लोग कह रहे हैं। देखिए समझते हैं, अगर हम बात करें अ लर्नर शोज हर रीडिंग एबिलिटी बाय अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एन अनसीन टेक्स्ट दैट इज 1 स्टेज अबव हर कॉग्निटिव लेवल, दिस रिजोनेट्स विद, ये क्वेश्चन घुमा फिरा के हर बार पूछा जाता है, हर बार। ठीक, अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक बच्चा है जो रीडिंग एबिलिटी, अ लर्नर शोज हर रीडिंग एबिलिटी बाय अ क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एन अनसीन टेक्स्ट, यानी जो एक अनसीन पैसेज आपके सामने आएगा, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो उसने देखा और वो उसको क्रिटिसाइज कर रही है। मान लीजिए न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल पढ़ा फॉर द फर्स्ट टाइम और आप अपने व्यू पॉइंट्स दे रहे हैं उस पे, है ना। दैट इज 1 स्टेज अबव हर कॉग्निटिव लेवल, यानी एक बच्चा है 6th क्लास का और कोई 9th-10th की स्टोरी है, मान लीजिए थोड़ा ज्यादा हो गया, 7th क्लास की स्टोरी है मान लीजिए, या थोड़ा सा उसकी एज से हल्का सा ही एक लेवल ऊपर अगर कोई स्टोरी है, तो ये किस बारे में बात कर रहा है? स्टीफन क्रेशन को याद कीजिए, वो किसकी बात करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करते हैं। स्टीफन क्रेशन की अगर हम बात करें तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात करते हैं। कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट क्या होता है? +1 दिया जाना चाहिए, यानी बच्चे का जो करंट लेवल है, जो उसको आज आता है उससे एक ऊपर, +1, है ना। क्या करेंगे? +1, ठीक ना, तो -1 कर देंगे या जितना आता है उससे भी आसान देंगे तो बोर हो जाएगा, जो आता है उसी लेवल पे रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हल्का सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा करके देते हैं, जैसे जो ये क्वेश्चन है आज आपको हल्के से डिफिकल्ट लग रहे होंगे, कई लोगों को ज्यादा लग रहे होंगे जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी पहले से, कोई बात नहीं, मैराथन देख लेना यार, ठीक। कॉम्प्रिहेंसिबल आउटपुट नहीं इनपुट कहते हैं इसको। मॉनिटर हाइपोथेसिस तो होती है जब आपका दिमाग खुद ही, आपने कुछ बोल दिया और आपको लग रहा है यार गलत बोल दिया, इसका प्रोनाउंसिएशन ये नहीं होता, यानी एक मॉनिटर है, एक मॉनिटर हाइपोथेसिस है जो काम कर रही है। नेचुरल ऑर्डर होता है कि आप लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग ये सब एक नेचुरल फॉर्म में सीखते हैं, एक्वायर करते हैं लैंग्वेज को, अगर मैं कहूँ तो। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, ये क्या कहता है? व्हेन वी क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर आवर लर्नर्स टू लर्न लैंग्वेज थ्रू अदर सब्जेक्ट्स, यानी जब हम बच्चों को अवसर दे रहे हैं कि वो भाषा को सीखें दूसरे सब्जेक्ट्स के माध्यम से, यानी वो साइंस पढ़ रहे हैं तो भी लैंग्वेज को सीखें, वो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स पढ़ रहे हैं तब भी वो लैंग्वेज को सीखें, म्यूजिक पढ़ रहे हैं, म्यूजिक की भी किताब होती है ना, म्यूजिक पढ़ रहे हैं तब भी वो लैंग्वेज को सीखें, है ना। तो हर एक सब्जेक्ट से वो लैंग्वेज को भी सीखने का मौका उनको मिल रहा है। तो इन एडिशन टू द शेड्यूल्ड लैंग्वेज लेसन इज कॉल्ड, यानी जो लैंग्वेज लेसन है, जो लैंग्वेज की क्लास है, उसके अलावा हर सब्जेक्ट से वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? अभी थोड़ी देर पहले तो बात की थी, लैंग्वेज एक्विजिशन होता है जब नेचुरली आप बिना किताब के एक माहौल से ही सीख जा रहे हैं, उसको आप एक्विजिशन कहते हैं। तो वो तो यहाँ बनेगा नहीं क्योंकि सब्जेक्ट्स की बात आ गई, सब्जेक्ट्स की बात होगी तो इसका मतलब लैंग्वेज लर्निंग हो रही है, एक्विजिशन तो घर पे होता है, ठीक। लैंग्वेज इंटीग्रेशन, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, ऐसा नहीं एक्विजिशन बाहर नहीं हो रहा, बट मेजरली ये आंसर तक पहुंचने का एक आसान तरीका है। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन नहीं, इसको लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम कहते हैं। LAC शुरुआत में ही बात की थी, जब आप अदर सब्जेक्ट्स के थ्रू लैंग्वेज सीख रहे हैं या लैंग्वेज के थ्रू अदर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं तो ये लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम है, जिसको आप करिकुलम के सभी सब्जेक्ट्स में सीख रहे हैं।
आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26? इन लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू, यानी लैंग्वेज असेसमेंट में, भाषा के आकलन में डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब निदानात्मक परीक्षण, जिससे पता लगाया जा सके कि गैप कहाँ है, उसके बाद हम रेमेडियल टीचिंग देंगे। बताइएगा फटाफट से, ये सीसी का ही पार्ट है अगर आप याद रख पा रहे हैं तो। अब थोड़ी स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि अब आसान से क्वेश्चन लग रहे होंगे कंपैरेटिवली, क्योंकि अब टॉपिक्स रिपीट होना आपके शुरू हो गए हैं, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल गया है। बात सही है नहीं? आज तो नहीं अटक रही भाई क्लास, या अटक रही है यार थोड़ी, तो पता नहीं बफरिंग कब जिंदगी से जाएगी, देखिएगा एक बार। बहुत बढ़िया। कुछ तो समस्या है। हाँ थोड़ी तो प्रॉब्लम है, देखो होगी रिजॉल्व, ये भी इस बार ऐसे ही मैनेज करेंगे। 76% लोग ए जवाब दे रहे हैं। इन लैंग्वेज असेसमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू फाइंड आउट डेफिशिएंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स विद अ व्यू टू प्लान रेमेडी। बिल्कुल सही बात है कि आप डेफिशिएंसी, कमी कहाँ है, गैप कहाँ है, वो आप पता करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट से, और उसके बाद रेमेडी प्लान करते हैं, है ना। व्यू टू प्लान रेमेडी, कि रेमेडी दी जा सके, कहाँ बच्चे में कमी है उसको ठीक किया जा सके, बच्चे में मतलब सीखने में कमी है। असेस द सूटेबिलिटी ऑफ अ कैंडिडेट फॉर स्पेसिफिक प्रोग्राम, ऐसा नहीं है किसी को छांटने के लिए कि इस काम के लिए इस बच्चे को निकालना है इसलिए टेस्ट ले रहे हैं। प्रोफिशिएंसी नहीं है कि कोई कैंपस प्लेसमेंट दी जा रही है, किसी को नौकरी मिल रही है तो टेस्ट लिया जा रहा है, वो वाला टेस्ट नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है ना। क्लियर बात है? हाँ देखिएगा नेक्स्ट क्या है, जज द स्टूडेंट्स कैपेबिलिटीज टू यूज लैंग्वेज, यानी कि बच्चों की कैपेबिलिटीज को जज करना, जी नहीं। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन, डेफिशिएंसी का आप पता लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब ये वो वाला टाइम नहीं है जो आपको लगे कि इंग्लिश और समझ में नहीं आ रही और सर पकड़ के बैठ के और क्लास कर दो बंद, सो जाओ जाके, उससे काम चलेगा नहीं। पेपर में तो आएगी, अगर फॉर्म भरा है तो पढ़ लो, इससे अच्छा है कुछ तो समझ में आएगी, दोबारा देखोगे या सुबह ये पीडीएफ मिलेगी, रिवाइज करोगे, बेटर समझ में आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है, द राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू हाउ द राइटिंग इज प्रेजेंटेड सो दैट अदर्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट इजीली। दिस इंक्लूड्स एस्पेक्ट्स सच एज हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन एंड द जनरल लेआउट इज। क्या कहेंगे इसको? कॉम्पोजिशन कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे, फ्री राइटिंग कहेंगे, राइटिंग अबाउट राइटिंग कहेंगे। यानी द राइटिंग दैट इन्वॉल्व्स पेइंग अटेंशन टू हाउ द राइटिंग इज प्रेजेंटेड सो दैट अदर्स कैन रीड एंड अंडरस्टैंड इट इजीली, यानी राइटिंग को कैसे प्रेजेंट करें कि बाकी लोग समझ पाए आसानी से। इसमें हैंडराइटिंग, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, जनरल लेआउट, ये सब आ जाता है। अब इसमें हम गड़बड़ कर रहे हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन के बारे में है। जब आप ऑडियंस को या जो लर्नर्स हैं जिनके लिए वो बनाया जा रहा है उसको ध्यान में रख करके चीजें ड्राफ्ट कर रहे हैं तो वो कॉम्पोजिशन है। लेकिन यहाँ पे बात ये नहीं कि किसके लिए बनाया गया है, ये है कि दूसरों को आसानी से समझ में आ सके कहां पंक्चुएशन लग रहा है, कहां स्पेलिंग लग रहा है, यानी सिर्फ लिखने के बारे में बात हो रही है। जो कि आपका, जो हम बात कर रहे थे ना, सबटाइटल्स में भी यूज होता है, वो ट्रांसक्रिप्शन के अंदर आती है। ये वाला जो पार्ट है ये अगेन थोड़ा सा टेक्निकल मान लो इसको, या फिर ये कह लो कि ये डेफिनेटिव है, बाय डेफिनेशन ऐसे ही जाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ये हल्की सी इसमें रोड मेमोराइजेशन लगेगा ही, ये कह सकते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28। एज अ टीचर इन शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। गाइडेड रीडिंग में टीचर है, गाइड करेगा, बच्चे पढ़ेंगे एक एक करके, और जहां दिक्कत होगी टीचर है वहां पे। शेयर्ड रीडिंग में एक बार टीचर भी मॉडल करके दिखा देता है और बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं शेयर्ड और गाइडेड रीडिंग में। शेयर्ड में बस एक बार टीचर भी खुद से पढ़ के बता देगा स्टोरी, और बच्चा फिर से रिपीट भी कर सकता है, उसको कहीं दिक्कत है तो वो पूछ सकता है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो एज अ टीचर इन शेयर्ड रीडिंग, शेयर्ड रीडिंग में आप एक टीचर के रूप में क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है एनकरेज सम ऑफ योर स्टूडेंट्स टू फॉलो द टेक्स्ट दैट यू रीड अलाउड, यानी कुछ बच्चों को ही सिर्फ एनकरेज करेंगे। कुछ बच्चों को क्यों करेंगे भाई? कि उन्हीं को पढ़ना है, सिर्फ बाकी बच्चों को साइड कर देंगे, वो भी गलत हो जाएगा। फिर क्या है? बी ऑप्शन है, कोई कह रहा है मैम अकॉर्डिंग टू आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन इजी है ऑफलाइन? नो डाउट अबाउट इट, नित्या ऑफलाइन इजी है। अगर सीटेट की बात करोगे, इतने सालों तक ऑफलाइन पेपर हुआ है, नो डाउट अबाउट इट, ऑफलाइन इजी है ना। और इजी अगर देखा जाए तो कुछ भी नहीं, सिलेबस तो वहां भी पढ़ना था, यहां भी पढ़ना है, लेकिन अगर बहुत सारे रीजंस की वजह से ऑफलाइन इजी है। देखिएगा उसके रीजंस है बहुत सारे, वो हम पेपर जब आप देने जाएंगे उससे एक दिन पहले बात करेंगे, पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीजें जो हम हर साल करते हैं। ऑफलाइन कंपैरेटिवली इजी है, देखिएगा टेंशन ना लो। एनकरेज सम ऑफ योर स्टूडेंट्स टू फॉलो द टेक्स्ट दैट यू रीड अलाउड, कि सिर्फ कुछ ही बच्चों को एनकरेज करेंगे रीड अलाउड के लिए। रीड अलाउड एंड आस्क स्टूडेंट्स टू नॉट टू रिपीट आफ्टर यू और रीड इन कोरस, जबकि ये होता है शेयर्ड रीडिंग में कि बच्चे रिपीट कर सकते हैं टीचर के बाद। फॉलो योर स्टूडेंट्स इन रीडिंग अ टेक्स्ट,
बच्चों को फॉलो करना, मॉडल द रीडिंग प्रोसेस, हाउ टू रीड विद एक्सप्रेशन एंड हाउ टू वर्क आउट अननोन वर्ड्स। आप बच्चों को मदद देते हैं थोड़ा सा बता करके, मॉडल करके कि बेटा ऐसे ही एक्सप्रेशन रखना है, या फिर कहीं अननोन वर्ड है तो उसको कॉन्टेक्स्ट में कैसे समझना है। ये शेयर्ड रीडिंग में होता है कि आप एक मॉडल रीडिंग दे देते हैं, ठीक है ना। मॉडल का मतलब क्या है, आप करके बता देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, अ टीचर एक्सप्लेन्स नाउन बाय गिविंग एग्जांपल्स फर्स्ट एंड देन गिव्स इट्स डेफिनेशन। ये कितनी बार मैंने पता नहीं इंडक्टिव डिडक्टिव जब भी आज तक पढ़ाया होगा, इंडक्टिव डिडक्टिव डिस्कस करते हुए हम सबसे पहले यही एग्जांपल लेते हैं कि अगर टीचर आपको आकर के बोर्ड पे लिख दे डेफिनेशन, नाउन यानी संज्ञा, है ना, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, और उसके बाद एग्जाम्पल दिया जाए कि मेरा नाम राहुल है, हिमांशी है, आगरा है, छोले भटूरे हैं, ये सब क्या है, नाउन के ही उदाहरण हो गए, ठीक। तो अगर डेफिनेशन पहले दी जा रही है, उदाहरण बाद में दिए जा रहे हैं, या फिर उदाहरण पहले दे दिए जा रहे हैं, बच्चों से खड़े करके पूछ लिया कि अच्छा अपने फेवरेट फूड का नाम बताओ, फेवरेट प्लेस का नाम बताओ, किसी ने बताया दिल्ली, किसी ने बताया आगरा, किसी ने छोले भटूरे बताया, किसी ने आलू का पराठा बताया, किसी ने कुछ और बताया कि फेवरेट गेम का नाम बताओ, किसी ने पबजी बताया, दूसरे ने सब्जी बताया। तो ये सब क्या है, बोर्ड पे लिख दिया आपने, जो जो बच्चों ने बताए एग्जाम्पल्स हैं किसके, नाउन के। बाद में आपने डेफिनेशन दी कि बेटा इनको, ये नाम है किसके, अलग अलग चीजों के, और इसको संज्ञा कहते हैं या नाउन कहते हैं। तो वो डिडक्टिव बन जाएगा। जब आपने डेफिनेशन पहले दे दी तो डिडक्टिव, अगर आपने उदाहरण पहले दिया है तो इंडक्टिव। तो यहां पे नाउन के उदाहरण पहले दिए गए हैं, बाद में डेफिनेशन बताई गई है। एग्जाम्पल टू रूल, ना कि रूल टू एग्जाम्पल। अगर रूल पहले बताया होता, डेफिनेशन पहले लिख दी होती तो डिडक्टिव हो जाता, जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में था, एडवर्ब वाले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, चिल्ड्रन स्टार्ट आउट एज क्लीन स्लेट्स एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स ऑन दीज क्लीन स्लेट्स। यानी कि जो चिल्ड्रन है वो शुरुआत करते हैं एक क्लीन स्लेट के रूप में, ब्लैंक स्लेट, खाली तख्ती के रूप में, एंड लैंग्वेज लर्निंग इज प्रिंटिंग ऑफ लिंग्विस्टिक हैबिट्स ऑन दीज क्लीन स्लेट्स। ये जो खाली तख्ती है, ब्लैंक स्लेट है, इस पे लैंग्वेज हैबिट प्रिंट होती है, और बार बार होने के बाद रिपीट बच्चे को लैंग्वेज आ जाती है। ऐसा कौन मानता है? आपको बुरा नहीं लग रहा है ये सी ऑप्शन लगाते हुए? हैं, हाथ नहीं कांपे जरा भी? चॉम्स्की ऐसा नहीं कहते हैं भाई। चॉम्स्की वो व्यक्ति हैं जो कह रहे हैं कि मानव शिशु में या ह्यूमंस में इनेट एबिलिटी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की। हमारे अंदर जेनेटिक मेकअप में ही क्षमता है। वो क्लीन स्लेट नहीं कहेंगे। क्लीन स्लेट वाला व्यक्ति कहेगा कुछ नहीं है, खाली तख्ती है, लिख दो जो मन करे, है ना। ये बिहेवियरिस्ट लोग कह सकते हैं, सिर्फ व्यवहारवादी लोग, जो कि स्किनर हैं, कि क्योंकि प्याजे ऐसा कहेंगे नहीं। वो तो रचना की बात करते हैं, वाइगॉस्की भी, वो तो ग्रेटेस्ट टूल कह रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, स्किनर हैं वो व्यक्ति जो कह रहे हैं हैबिट फॉर्मेशन से बार बार आदत डलेगी, बच्चा इमिटेट करेगा, गलती होगी फिर से रिपीट करेगा, तो हैबिट फॉर्मेशन से लैंग्वेज को सीखा जा रहा है। और ये व्यवहारवादी सोच है। क्लीन स्लेट या ब्लैंक स्लेट जो कहा था टैबुला रासा, याद कीजिए जॉन लॉक को, और जॉन लॉक एक बिहेवियरिस्ट थॉट के साथ आ रहे हैं जब वो ये कह रहे हैं, तो ठीक है ना। तो स्किनर इज द राइट आंसर। चॉम्स्की को क्यों आपने बलि का बकरा या जो भी कहते हैं वो बना लिया, स्केप गोट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, विच वन ऑफ द पैरामीटर्स इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर असेसिंग पैराग्राफ राइटिंग। यानी कि कौन सा एक पैरामीटर महत्वपूर्ण नहीं है पैराग्राफ राइटिंग के आकलन के लिए। यानी बच्चे ने पैराग्राफ लिखा है, अब आप एज अ टीचर उसको असेस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसको रिमार्क्स देंगे अपने, क्या महत्वपूर्ण नहीं है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल्स, गुड हैंड राइटिंग या कोहेरेंस। कोहेरेंस होता है एक विचार दूसरे विचार से जुड़ा हुआ हो या कोई इंटरलिंक्ड हो। मतलब पैराग्राफ आप कैसे समझ पाएंगे? मान लीजिए एक पॉल्यूशन के बारे में कोई पैराग्राफ है, तो अगर एक सेंटेंस पॉल्यूशन के बारे में, दूसरा कहीं और जा रहा है, या पॉल्यूशन के बारे में भी है, तो कनेक्टिंग ही नहीं है भाई। एक अच्छा एस्से किसको कह रहे हैं हम? जिसमें कोहेरेंस है, जुड़ाव है, एक थॉट से दूसरा थॉट कनेक्टेड है, तो कोहेरेंस बहुत जरूरी होती है राइटिंग में। तो ये भी जरूरी है। टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग डिटेल, ये सब भी आप देखोगे कि क्या उसने कंटेंट्स दिए हैं, क्या चीजें डिटेल्स दी हैं। लेकिन गुड हैंड राइटिंग जो है मेन मुद्दा नहीं है यहाँ पे। कि जब आप एक असेस कर रहे हैं किसी पैराग्राफ को, तो आप बच्चे के थॉट को देखते हैं, उसके विचारों को देखते हैं, कैसे व्यक्त हुए हैं, एक्सप्रेशन को देखते हैं। राइटिंग कितनी सुंदर है उस पर काम किया जा सकता है, तो वो सेकेंडरी है। मीनिंग सही निकल रहा है या नहीं वो देखते हैं। तो गुड हैंड राइटिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फॉर डीलिंग विद डिफिकल्ट वर्ड्स इन द टेक्स्ट, आवर लैंग्वेज टीचर फर्स्ट कन्वर्ट्स द वर्ड्स into mother tongue and then ask the students to memorize it। यानी डिफिकल्ट वर्ड्स को डील करने के लिए एक लैंग्वेज टीचर ने पहले कन्वर्ट किया मदर टंग में। यानी मान लीजिए वाटर है ना, यही होता है ना वाटर, तो आपने हिंदी में लिखा जल, ताकि हालांकि ये डिफिकल्ट वर्ड में नहीं आएगा, कोई और वर्ड उठा लीजिए जो डिफिकल्ट लगता हो आपको। मुझे कुछ ज्यादा डिफिकल्ट याद आ रहा है, बट बच्चों के नाम, बच्चों के लेवल के हिसाब से कुछ भी सोचो, है ना। फॉर एग्जाम्पल
वाइज, भाई छोटी क्लास का बच्चा है, वाइज उसके लिए ऐसा हो सकता है कि मुश्किल शब्द में से एक हो, फिर आप उसका मतलब लिख रहे हैं, भाई बुद्धिमान को वाइज कहते हैं, ठीक, हिंदी में। अब इसको क्या कहेंगे ताकि, और फिर बच्चों को कहा जा रहा है मेमोराइज करने के लिए, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन का पार्ट होता है, जीटी कहते हैं उसको, ट्रेडिशनल मेथड है, बहुत ही पुराना मेथड है, ओल्डेस्ट मेथड कह देते हैं। डायरेक्ट मेथड में तो आपको अगर वाटर का भी मतलब आप बताएंगे तो आप इंग्लिश में ही बता देंगे, डायरेक्ट मेथड में दूसरी भाषा को नहीं ट्रांसलेट किया जाता। स्ट्रक्चरल अप्रोच में स्ट्रक्चर पे फोकस होता है, कम्युनिकेटिव में आप कम्युनिकेट करके सीखते हैं, तो ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है जिससे हम ज्यादातर लोग ग्रामर को सीखते आए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिएगा, द 3 स्टेजेस ऑफ फोनोलॉजिकल अवेयरनेस आर। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस, फोन साउंड की बात, फोन जहां भी आ गया मतलब साउंड की बात हो रही है। 3 स्टेजेस है किसकी, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की। फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की 3 स्टेजेस हैं, यानी साउंड से संबंधित बात हो रही है। कौन सी 3 स्टेजेस होंगी, साउंड्स, पिच, टोन, सिलेबल्स, वर्ड्स और सेंटेंसेस, है ना, सिलेबल्स, राइम्स और फोनीम्स। देखिए वर्ड्स और सेंटेंसेस की बात हो रही है और हमको यहाँ साउंड पकड़ना है, जहां पे भी साउंड से संबंधित बात हो, सिलेबल्स, रिदम, राइम्स और फोनीम्स, डेप्थ, स्पीड, रिदम। तो इसका ये भी एक ऐसा है कि बिल्कुल बाय द बुक जाने वाली ही बात है कि ये ऑन पेपर्स यही होता है कि फोनोलॉजिकल स्टेज की 3 स्टेजेस क्या हैं, फोनोलॉजिकल अवेयरनेस की, कि आपकी फोनोलॉजिकल अवेयरनेस कितनी है, यानी साउंड को लेकर के कितने आप अवेयर हैं, उसमें ये 3 स्टेजेस होते हैं। एक होता है सिलेबल, सिलेबल क्या है, वाटर, वाटर में क्या है, 2 सिलेबल हैं, वॉ और टर, वा नहीं है सिलेबल, सिलेबल क्या है, वॉ है, तो टर है, या फिर वाइज में भी वॉ, वाई और ज, तो ये 2 सिलेबल यहां पे भी आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो सिलेबल्स की समझ, राइम्स की समझ, कौन सा कैसे राइम करेगा वर्ड, फोनीम्स की समझ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड जिसको हम फोनीम कहते हैं उसकी समझ, कि ये ए और ई मिलाकर के क्या साउंड बनाएंगे। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 34 पर। A teacher gave a worksheet to the students based on the summary of the chapter read and dropped every 5th word from it. ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। She asked them to fill the missing words. What is this test known as? ये लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते भी हैं। इनको क्या कहते हैं आप खुद बताएंगे। एक वर्कशीट दी है टीचर ने बेस्ड ऑन द समरी ऑफ द चैप्टर, एक चैप्टर की समरी के बेस पे, जिसमें एवरी 5th वर्ड, हर 5वें शब्द को क्या कर दिया, ब्लैंक दे दिया, एक फिल इन द ब्लैंक दे दिया 5वें शब्द की जगह पे कि खुद से भरना है। इसको क्लॉज टेस्ट बोलते हैं, ये तो आप सभी जानते भी होंगे। क्लॉज टेस्ट बोलते हैं क्योंकि एक समरी के फॉर्म में दिया, सिर्फ कुछ अलग अलग से नहीं दे दिए ताकि फिल इन द ब्लैंक इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि सिर्फ 5 सेंटेंस नहीं दे दिए, वो एक स्टोरी है जिसके बीच में से वर्ड्स को गायब किया है। कोई पैराग्राफ हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर रीडिंग। रीडिंग के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। रीडिंग इज साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड डिकोडिंग। रीडिंग इज कंस्ट्रक्टिव, यानी रचनात्मक होती है, बच्चा सोचना, विचारना, पढ़ना, समझना वो सब आता है। हाँ बिल्कुल, बच्चा एक्टिव होगा रीडिंग में, कंस्ट्रक्टिव है। रीडिंग इज द एबिलिटी टू रीड, प्रोसेस एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट, यानी बच्चा रीड करेगा, प्रोसेस करेगा जो भी पढ़ा है उसको। आप एक नॉवल भी पढ़ रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, तो आप प्रोसेस करते हैं, पढ़ते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, आपके दिमाग में वो चीज प्रोसेस होती है, समझते हैं उस चीज को। रीडिंग इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑथर इज ट्राइंग टू कन्वे। रीडिंग में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो मीनिंग ही है। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया, डिकोड कर दिया, साउंड अच्छे से निकाल दी, प्रोनाउंस कर दिया, रीड कर दिया बढ़िया से, लेकिन मीनिंग समझ नहीं आया तो कोई वैल्यू नहीं है उसकी फिर। तो रीडिंग में मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रीडिंग इज साउंडिंग आउट वर्ड्स एंड डिकोडिंग, ये बात एकदम गलत है कि सिर्फ आप पढ़ लेते हैं और डिकोड कर देते हैं, फिर आप चतुर रामलिंगम बन जाएंगे 3 इडियट्स वाली मूवी के, कि जिसको मीनिंग का पता ही नहीं है, जिसके लिए वो कंस्ट्रक्टिव ही नहीं है, जिसने प्रोसेस ही नहीं किया दिमाग में, बस पढ़ते चले गए। तो ये रीडिंग नहीं होती। ए ऑप्शन गलत है रीडिंग के बारे में, और यही सही है क्योंकि पूछा ही गलत था। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा फटाफट से। अ लैंग्वेज टीचर गिव्स अ टास्क टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी टू हर 5th ग्रेडर्स। दिस रीडिंग एक्टिविटी इज। एक लैंग्वेज टीचर ने एक टास्क दिया है आइडेंटिफाई करने का कि जो कोई एक स्टोरी हो सकती है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो सकती है, किसी और चीज के बारे में हो सकती है, जो भी मेन कैरेक्टर है, मान लीजिए हैरी पॉटर के बारे में है, ठीक। तो अगर हम बात करें अब उस मेन कैरेक्टर के बारे में, जो एडजेक्टिव्स हैं यानी जो उसकी विशेषताएं हैं, है ना, विशेषण बोलते हैं ना हिंदी में, तो विशेषताएं बताएंगे, वो शब्द हो गए। तो एडजेक्टिव्स के बारे में क्या है, वो एडजेक्टिव्स निकाल के रखने हैं बच्चों को उस मेन कैरेक्टर के बारे में, कि भाई ऑनेस्ट है, वो लकड़हारे वाली कहानी ले लो कि ये तो ऑनेस्ट था भाई, लॉयल था, फलाना था, ये था, वो था। तो ये क्या है, एडजेक्टिव्स हो गए कि विशेषताएं हैं उस व्यक्ति की। ये इंटेंसिव रीडिंग में आएगा, एक्सटेंसिव में आएगा, स्किमिंग में आएगा, या कोलैबोरेटिव रीडिंग में आएगा। अब ऐसा तो नहीं है ना बच्चों को ग्रुप में निकालने को कहा है शब्दों को,
या कोलैबोरेटिवली रीड कर रहे हैं, वो ग्रुप में बैठ के एक दूसरे की सहायता कर रहे हैं जहां दिक्कत आ रही है। स्किमिंग में आपसे समरी पूछी जा सकती है, किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग स्कैनिंग में पूछा जाता है, स्पेसिफिक वर्ड की अगर हम बात कर रहे हैं। एक्सटेंसिव रीडिंग होती है एंजॉयमेंट के लिए, घर पे जाके बच्चा गर्मियों की छुट्टी में अपना कोई नॉवल पढ़ रहा है, कुछ और स्टोरी बुक पढ़ रहा है, एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन यहाँ पे मीनिंग पे भी फोकस है, यहाँ पे आप बेसिकली लैंग्वेज की निटिग्रिटीज में जा रहे हैं कि आपको एडजेक्टिव्स, नाउन, वर्ब, व्हाटएवर, मतलब आप सीरियसली, जब क्लासरूम रीडिंग होती है वो इंटेंसिव रीडिंग का पार्ट है। जब आप सीरियसली पढ़ रहे हैं, किसी चीज को गहनता से जानने की कोशिश कर रहे हैं तो वो इंटेंसिव रीडिंग है। जब आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं तो एक्सटेंसिव रीडिंग है, प्लेजर के लिए पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनहेंसिंग प्रोनाउंसिएशन स्किल्स इन चिल्ड्रन। बच्चों में जो उच्चारण है उसको बेहतर करने के लिए क्या करें? स्टूडेंट शुड प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन सो दैट दे साउंड एग्जैक्टली लाइक नेटिव स्पीकर्स। यानी जो मान लीजिए कोई अमेरिकन स्पीकर है तो उन्हीं को फॉलो करना है, या जो भाषा जहां से आई है, मान लीजिए ब्रिटिश जो इंग्लिश है, मान लीजिए अगर हम यूके की फॉलो कर रहे हैं तो बिल्कुल उन्हीं के जैसा प्रोनाउंसिएशन हमारा होना चाहिए, बच्चों को फॉलो करना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, रट्टे लगाने चाहिए। ये रोड मेमोराइजेशन की बात हो गई। स्टूडेंट शुड बी मेड टू रिपीट वर्ड्स टू मेनी टाइम्स इन अ डे। ये एकदम खराब तरीका है, बार बार रट्टे लगवा दो। स्टूडेंट शुड बी हेल्प टू हैव इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन, यानी बच्चों को मदद मिलनी चाहिए इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में। इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल, जो बच्चे को समझ तो आए। अगर नेटिव स्पीकर बोल क्या गया उसको समझ ही नहीं आया, वो कहां से प्रोनाउंस करेगा उसको ठीक से? तो पहले समझना जरूरी है कि उसको बोलते एग्जैक्टली क्या है। अगर ये इंटेलिजिबल है तो उसको समझ में आना जरूरी है कि इंटेलिजिबल। तो वो ब्रेक करके आप देखते होंगे, अगर आप गूगल पे भी जाइए, किसी एक वर्ड का प्रोनाउंसिएशन आप चेक कर रहे हैं तो उसमें भी बहुत सारे प्रोनाउंसिएशन होंगे। भाई ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन क्या है, अमेरिकन इंग्लिश में क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसको वो स्लो डाउन करेगी। जो गूगल वाली आंटी है, दीदी है, जो भी आप कहना चाहें, बेसिकली वो सिस्टम जो है, वो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, उसको इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में लेकर के आएगा। कि कोई वर्ड जब आप फ्लुएंसी में बोल जाते हैं तो समझ में ना आए हो सकता है, लेकिन इंटेलिजिबल प्रोनाउंसिएशन में कॉम्प्रिहेंसिबल प्रोनाउंसिएशन है वो, कि उसको स्लो करके समझा जाए तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों को वैसा मौका मिलना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। टीचर शुड कंडक्ट प्रोनाउंसिएशन ड्रिल्स टू मेक, देखो ये रट्टे लगाने हैं, रिपीट करा दो, 10 बार रिपीट करा दो, 50 बार रिपीट करा दो, समझ में नहीं आया तो गलत ही याद करेगा, कितना ही रिपीट करा दो, तो समझ में आना जरूरी है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए अब। इन अ लैंग्वेज क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू राइट हाउ दे सेलिब्रेटेड देयर बर्थडे, then they are asked to exchange their writings with their partner and give feedback. This type of assessment is, यानी बच्चों को एक पार्टनर मिला है ना, पार्टनर बोले तो एक ए बच्चा है, बी बच्चा है, दोनों दोस्त एक ग्रुप, एक पेयर में है, एक बी बच्चा एक सी बच्चा है, ये पेयर में है। सारे बच्चों को क्या कहा गया है, तुमने कैसे कैसे अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया वो लिखो और फिर अपने दोस्त को दे दो वो डायरी या जो भी पेपर पे लिखा है, ताकि वो आकलन कर सके कि तुमने कितना सही लिखा है। ये क्या है? ये पीयर असेसमेंट कहलाता है। ग्रुप असेसमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि सिर्फ 2 ही लोग हैं, और ग्रुप असेसमेंट में टीचर चेक कर सकता है कॉपी, यहां एक दूसरे की बच्चे ही कॉपी चेक कर रहे हैं। यानी जब आपका सहपाठी, आपका क्लासमेट, आपका फ्रेंड आकलन करे तो वो पीयर असेसमेंट है, कि वो आपका सहपाठी है। पीयर असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट होता है जब आप खुद ही कर ले रहे हैं। असेसमेंट एज लर्निंग में आते हैं, वैसे सेल्फ और पीयर दोनों। समेटिव असेसमेंट का यहाँ कोई रूल नहीं है, वो जजमेंट के लिए होगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, मुझे कहीं निकलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डायलेक्ट एंड एक्सेंट। एक्सेंट और डायलेक्ट के लिए कौन सी बात सही है? डायलेक्ट हम बोली को कह देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो एक्सेंट है किस तरह से आप प्रोनाउंस करते हैं किसी एक शब्द को, क्या भाषा को, जिस लहजे में आप बोल रहे हैं, वो एक एक्सेंट है। इंडियन एक्सेंट होगा इंग्लिश को बोलने का, अमेरिकन बोलेंगे अलग तरह से बोलेंगे, ब्रिटिशर्स बोलेंगे वो अलग तरह से बोलेंगे। ठीक, तो एक्सेंट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड डायलेक्ट रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन। जबकि ऐसा नहीं है भाई, जो एक्सेंट है वो लैंग्वेज, स्पोकन लैंग्वेज के बारे में है। जबकि देखा जाए तो accent refers to colloquial words and phrases that often reflect identity and dialect refers to the way the language is spoken। यानी कि जो accent है वो रेफर करता है colloquial words को। colloquial words होते हैं आपके जो सामान्य भाषा में लोकली जो वर्ड यूज हो रहे होते हैं, देसी तरीके से कह लो आप, एक तरह से जो सामान्य भाषा में जो लोकली जिन वर्ड्स को हम यूज कर रहे हैं उनको colloquial कहते हैं। जबकि accent ऐसा नहीं है, जो colloquially आप यूज कर रहे हैं वो डायलेक्ट है, वो बोली है ना। अगर हम बात करें, डायलेक्ट रिलेट्स टू द एक्चुअल लैंग्वेज यूज्ड एंड एक्सेंट रेफर्स टू द वे दैट लैंग्वेज इज स्पोकन। बात एकदम सही है। डायलेक्ट में कैसे आप यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज को। हिंदी में ही अगर आप जाएंगे तो देश भर में अलग अलग तरीके से अलग अलग डायलेक्ट्स में बोली जाएगी वही भाषा, है ना। और अगर हम बात करें एक्सेंट की, तो वो जो लहजा है, द वे द लैंग्वेज इज स्पोकन, वो एक्सेंट है। डायलेक्ट रेफर्स टू द कोलोकियल वर्ड्स एंड फ्रेजेस। अब जो व्यक्ति जिसका एक्सेंट ही वैसा है, मान लीजिए कोई भोजपुरी टच वाला एक्सेंट है, तो वो हिंदी भी बोलेगा तो वो, या इंग्लिश भी बोलेगा तो वो उसी टच के साथ बोलेगा, उसी लहजे में बोलेगा। तो एक्सेंट इज अबाउट द वे यू स्पीक द लैंग्वेज। ठीक, तो वो जरूरी हो गया।
अगर हम बात करें डायलेक्ट रेफर्स टू कोलोकियल वर्ड्स एंड फ्रेजेस दैट ऑफन रिफ्लेक्ट आइडेंटिटी एंड एक्सेंट रेफर्स टू द टेक्निकल वोकैबुलरी। टेक्निकल वो जरूरी नहीं है, एक्सेंट लहजा है जस्ट एक। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 40। अ टीचर कैन मेक हर स्टूडेंट्स इफेक्टिव स्पीकर्स। एक टीचर जो है इफेक्टिव स्पीकर बना सकता है बच्चों को, यानी वो अच्छे वाचनकर्ता बन सकते हैं। कैसे बताइएगा एक बार। मॉक टेस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करने के बाद 125 से ज्यादा आ रहे हैं, मुझे 140 अबव लाने हैं मैम, प्लीज सॉल्यूशन। तमन्ना 125 प्लस आ रहे हैं ना, जो मॉक टेस्ट में मार्क्स आते हैं उससे जनरली ज्यादा ही नंबर आपके पेपर में आते हैं, क्योंकि मॉक टेस्ट कई बार टेढ़े मेढ़े बना दिए जाते हैं, थोड़े डिफिकल्ट बना दिए जाते हैं। वो होता ही है, वो कोई कितना भी कहे कि हम सेम लेवल पे बना रहे हैं, बट थोड़ा बहुत लेवल इधर उधर जाता है ये मॉक टेस्ट का। तो प्रीवियस ईयर में देखो कितने आ रहे हैं, कोई एक सेट ऐसा उठाओ जो पहले ना किया हो, उससे ज्यादा आइडिया लग पाएगा। दूसरा, कोई बात नहीं, बढ़िया से पढ़ो, जहां कमी रह गई उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन दो, फिर आराम से बैठ के 140 प्लस लेके आओ, 130 प्लस लेके आओ, 2-4 लोगों का इंटरव्यू करेंगे, बैठेंगे, चर्चाएं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो एक बार बताओ, अभी बहुत थकान हो गई, फटाफट से निपटाते हैं। हाँ एग्जैक्टली रीना, चले टाइम लगेगा ना प्रियंका। अब अगर हम इंग्लिश पढ़ेंगे साल में 2 दिन, तो ऐसा थोड़ी है कि एकदम से अच्छी लगने लग जाएगी, एकदम से ऐसा हो जाएगा कि स्ट्रांग हो गई 2 ही दिन पढ़ के, है ना। और सर में दर्द होता है, जिस चीज से सर में दर्द होता है हम तुरंत छोड़ने की कोशिश करते हैं, चाहे हमारे भले की क्यों ना हो, तो फिर समय तो लगता ही है। देखो चलिएगा, देखिएगा, फटाफट से जवाब दीजिएगा। सी ऑप्शन 77% लोग कह रहे हैं प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स इन द क्लास। हाँ, एक अच्छा इफेक्टिव स्पीकर बच्चा तभी बनेगा जब उसको नेचुरली मौका मिलेगा क्लासरूम में खुद को एक्सप्रेस करने का, अभिव्यक्त करने का, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो। क्वेश्चन नंबर 41 है, इन प्रिपेयरिंग अ 4th क्लास टू टेक अ स्टैंडर्डाइज्ड रीडिंग टेस्ट द टीचर इज बेस्ट एडवाइज टू। यानी एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट लेने जा रहा है टीचर 4th क्लास के लिए, तो कौन सा एडवाइस बेस्ट होगी? टेल द चिल्ड्रन द टेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे शुड डू द बेस्ट दे कैन। बहुत महत्वपूर्ण है ना, ये नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा सा बता देंगे बच्चों को, डर बैठ जाएगा बच्चों में। कोच द बिलो ग्रेड लेवल रीडर्स एज द रेस्ट ऑफ द क्लास विल डू वेल एनीवे। यानी बाकी बच्चे तो अच्छा कर लेंगे, जो ये कम नंबर लाने वाले बच्चे हैं इनको दे दो, बोर्ड के पेपर हैं बस इनको ही सिखा दो, बाकी बच्चे तो ले आएंगे नंबर। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब वही है यहाँ पे। गिव द लर्नर्स प्रैक्टिस इन आंसरिंग क्वेश्चंस सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट, या फिर डिट्टो की क्वेश्चंस फ्रॉम अ प्रीवियस टेस्ट एंड अलाउ द लर्नर्स टू आंसर देम। यानी जो पहले टेस्ट लिया था उन्हीं क्वेश्चंस को डिट्टो चेप दो, लगा दो वहां पे, कॉपी बिल्कुल सेम। या फिर क्या करना है, मॉक टेस्ट जो आप देते हैं या जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, गिव द लर्नर्स प्रैक्टिस इन आंसरिंग क्वेश्चंस सिमिलर टू द टाइप दैट विल अपीयर ऑन द टेस्ट। जिस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे उस तरह के क्वेश्चन हम कर रहे होते हैं, कहां, हम अपनी क्लासेस में डिस्कस कर रहे होते हैं। अगर अभी क्या हुआ है, ऑनलाइन में इतनी सारी शिफ्ट हैं तो वही मॉक टेस्ट का काम कर जाती है आपके लिए, ऑफलाइन में एक ही शिफ्ट होती है तो उस तरह के क्वेश्चन आपके सामने पेश किए जाते हैं। या प्रीवियस ईयर भी हम लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो भी उसी तरह के क्वेश्चन है जो अपीयर होंगे पेपर में, ठीक है ना। तो डिट्टो कॉपी नहीं देना, क्योंकि अगर वो कर चुके हैं पहले से क्वेश्चन तो सेम क्वेश्चन करेंगे तो कोई फायदा नहीं है, नए भी तो होने चाहिए थोड़े। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 42 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। इन अ क्लास स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू कंपाइल पोर्टफोलियोज ऑफ देयर रिटन वर्क फॉर समेटिव असेसमेंट, फॉर एग्जांपल चूजिंग देयर बेस्ट 6 पीसेज ऑफ राइटिंग। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट इज, यानी बच्चों को एक पोर्टफोलियो मतलब अच्छा काम जो भी उनका है, हर तरह का काम पोर्टफोलियो में आ जाता है, बट जनरली हम बेटर वर्क को ही चूज करते हैं। रिटन वर्क के लिए एक लाया गया जिसमें उनकी 6 फाइल हैं, जो उन्होंने कुछ लिखा है साल भर में, कुछ 6 पीसेज ऑफ राइटिंग है, इसका आकलन कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ असेसमेंट क्या कहलाएगा? किसी काम का नहीं है। क्यों नहीं है भाई? स्टूडेंट फ्रेंडली है, टीचर सेंटर्ड है, नॉट एन असेसमेंट। क्या कहेंगे बताइए? ये बच्चे को मौका मिला है ना, वो अपने हिसाब से चूज करके ला सकता है, तो ये टीचर सेंटर्ड हो गया? ये तो बताइएगा एक बार। स्टूडेंट फ्रेंडली है, टीचर सेंटर्ड कैसे हो गया? बफरिंग नहीं हो रही मैम, किसी किसी के में हो रही है नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, आपके एंड पे भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। चलिए भाई देखते हैं एक बार। बी ऑप्शन 70% लोग कह रहे हैं बिल्कुल ये स्टूडेंट फ्रेंडली, क्योंकि बच्चे को अपने आप चूज करने दिया गया है कि उसके 6 बेस्ट पीस ऑफ वर्क कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, इसके बाद एक और क्वेश्चन, टीचर इज इनकॉर्पोरेटिंग एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स होम लैंग्वेज इनटू द क्लासरूम, दिस विल। यानी टीचर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं एग्जांपल्स को बच्चों के घर में जिस भाषा में वो एग्जांपल्स यूज होते हैं, है ना। Our teacher is incorporating examples of students' home language into the classroom, this will। यानी इंग्लिश की टीचर है मान लीजिए, या किसी भी सब्जेक्ट की टीचर है, जो बच्चे के घर में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो उस भाषा में एग्जाम्पल को लाने की कोशिश कर रहे हैं क्लासरूम, मदर टंग को इंक्लूड कर रहे हैं कुल मिला के।
तो इससे एडिशनल लिंग्विस्टिक लोड आ जाएगा बच्चे पे? नहीं, मदर टंग तो हेल्प करती है। हेल्प स्टूडेंट्स टू राइट अ रिपोर्ट, रिपोर्ट राइट करने में मदद मिलेगी। क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम, ये बात एकदम सही है कि जो भाषिक रूप से समृद्ध कक्षा बनेगी, जहां पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा बच्चों के सीखने पे, क्योंकि उन्हें एक्सेप्टेंस महसूस होगी, वो कनेक्टेड फील करेंगे, उन्हें समझ में भी अच्छे से आएगा, इंटरेस्ट भी बच्चे का बढ़ेगा क्योंकि वो उनकी भाषा में बात हो रही है। तो क्रिएट अ प्रिंट रिच क्लासरूम एंड दस हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। सिर्फ लर्निंग आउटकम पे ही फोकस होगा। क्रिएट अ लैंग्वेज रिच क्लासरूम एंड दस हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग, सिर्फ आउटकम पे नहीं, लर्निंग पे। तो सी ऑप्शन हमारे पास ज्यादा बेटर है अगर हम कंपेयर करें डी से, क्योंकि लर्निंग आउटकम में सिर्फ नंबर अच्छे आएंगे, लर्निंग आउटकम का मतलब वो हो गया, जबकि हम ओवरऑल लर्निंग की बात कर रहे हैं। तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, होपफुली ये लास्ट ही होगा। ड्यूरिंग अ राइटिंग एक्टिविटी इन क्लास, टीचर asks students to brainstorm on the theme of writing given to them. This is a strategy for dash stage of the writing process. मतलब during a writing activity in class, teacher asks students to brainstorm on the theme of writing given to them. मतलब क्या हुआ? अगेन एक मुद्दा है, एक टॉपिक दिया है पोल्यूशन। भाई प्रदूषण पे आपको कुछ लिखना है, ठीक है। अब ये राइटिंग शुरू हुई, या एक राइटिंग की क्लास में एक्टिविटी शुरू हुई। टीचर ने कहा एक काम करो, पहले ब्रेनस्टॉर्म कर लो। ब्रेनस्टॉर्म क्या? बच्चे ग्रुप में बैठ करके या अपने दिमाग पे आप जोर डाल रहे हैं, आइडियाज सोच रहे हैं उस चीज के बारे में, कि इस टॉपिक के बारे में सोचो क्या क्या पता है तुमको, फिर लिखना। ये प्री राइटिंग एक्टिविटी है, रिव्यूइंग नहीं है, प्री राइटिंग एक्टिविटी है। अभी राइटिंग हुई कहां है? ड्यूरिंग अ राइटिंग एक्टिविटी, यानी क्लास शुरू हुई है अभी, या एक प्रोसेस शुरू हुआ है, उस चीज का चल रहा है, मान लिया। टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन द थीम ऑफ राइटिंग गिवन टू देम। जो भी उनको एक थीम मिला है, किसी बच्चे को पॉल्यूशन मिला होगा, किसी बच्चे को कुछ और मिला होगा, है ना, और जो थीम उनको मिला है उस पर ब्रेनस्टॉर्म करने को, उसके बारे में सोचने को कहा है, सीधा लिख देने को नहीं कहा है। मतलब लिखने से पहले जो एक्टिविटी है सोचने की, ब्रेनस्टॉर्मिंग, वो प्री राइटिंग एक्टिविटी में आएगी। जो प्रीवियस नॉलेज है उनकी, उसको एक्टिवेट करने वाली बात है। तो ये रिव्यू तो तब होता है ना जब लिख चुके होते हैं और तब सोच रहे होते हैं कि क्या क्या लिख दिया मैंने। जब आप पेपर कर चुके हैं फिर आप चेक कर रहे हैं, अच्छा ये हो गया, ये हो गया। जब आप लिखने से पहले सोच रहे हैं, ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हैं, बैठ करके आइडियाज सोच रहे हैं, तो वो प्री राइटिंग एक्टिविटी में आएगा, ठीक है ना। ये ड्राफ्टिंग नहीं, ड्राफ्टिंग तो आप प्रॉपर जब बना रहे हैं वो फॉर्मेट और वो सब, पब्लिशिंग तो हो ही गया लास्ट में। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर।